आज हम पॉलीमर बहुलक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न आता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होगा। शुरुआत करते हैं कि पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ, उन छोटी छोटी इकाइयों को हम एकलक या मोनोमर कहते हैं। ये छोटी छोटी इकाइयां आपस में बंध बनाकर जुड़ जाती हैं, तो बंध बनाकर जुड़ने वाली अवस्था को कहा जाता है पॉलीमर या बहुलक कहा जाता है। तो आप एक बार क्लियर करेंगे कि बहुत छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है और उस बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? बहुलक। अब आगे हम बात करते हैं बहुलक कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतया बहुलक को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण में प्राकृतिक रबर, स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन, सिल्क, प्रोटीन, इन्हें प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण में सम्मिलित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा याद रखेंगे आप, रेजिन भी प्राकृतिक बहुलक, सिल्क रेशम प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। अब सिंथेटिक पॉलीमर में एग्जाम्पल में प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों में नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरिलीन, रेयॉन, इनको सम्मिलित किया जाता है। और संश्लेषित रबर को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कृत्रिम रबर और ब्यूना एस, ब्यूना एन और कृत्रिम रबर को हम शामिल करते हैं। कृत्रिम रबर। शुरुआत करते हैं प्राकृतिक बहुलक की। एग्जाम्पल प्राकृतिक रबर से। तो प्राकृतिक रबर, प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर किन इकाइयों का बना होता है। उन छोटी छोटी इकाइयों को मोनोमर या एकलक कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बना होता है। किसका बना होता है? आइसोप्रीन। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राकृतिक रबर का एकलक इकाई क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबर बना होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आइसोप्रीन का फॉर्मूला है। तो आइसोप्रीन की एन इकाइयां आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। प्राकृतिक रबर लेटेक्स या क्षीर के रूप में प्राप्त होता है। लेटेक्स सफेद रंग का दूधिया जैसा पदार्थ होता है जो कट मार्क लगा के प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर में एसिटिक अम्ल को मिलाने पर यह ठोस अवस्था में आ जाता है और इस प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला दिया जाए तो डाई सल्फाइड बॉन्डों का निर्माण होता है और बनने वाली जो रबर होती है वो होती है वल्कनीकृत रबर। इसी वल्कनीकृत रबर से टायर ट्यूब बनाए जाते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रक और बड़े बड़े वाहनों के जो टायर बनाए जाते हैं वो वल्कनीकृत रबर से बनाए जाते हैं। वल्कनीकृत रबर को सबसे पहले बनाया था गुडियर ने बनाया था। अब बात करते हैं हम संश्लेषित बहुलक के बारे में। और संश्लेषित बहुलक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्लास्टिक को दो भागों में बांटा जाता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का अर्थ होता है कि ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर सॉफ्ट या नरम हो जाती है और ठंडे करने पर कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अर्थ होता है कि गर्म करने पर वह हार्ड कठोर ही बनी रहती है या कठोर हो जाती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक का उपयोग कई बार किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल पूछा जाता है परीक्षा में। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो बेकेलाइट एग्जाम्पल ज्यादातर पूछा जाता है। अगली है थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक में पहली प्लास्टिक है पॉलीथीन। इसके मोनोमर इकाई यदि हमें पता करना है तो पॉली शब्द हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? एथीन। और पॉली एथीन जो है इसकी मोनोमर इकाई है। एथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एन मोनोमर इकाई एथीन की बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा पॉली एथीन का निर्माण करती हैं। और आपको पता है कि पॉलीथीन का उपयोग थैलियां, पाइप और ट्यूब बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।